वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है ग्राफ। उसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। बेसिकली हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो हम बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे मेंटेन करते हैं। सबसे पहला है इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी रखते हैं या सेपरेट राइट रखते हैं। एंटिटी से मतलब हमने पहले भी बताया था कि एंटिटी से मतलब पहचान से मतलब है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अपने आप में अलग अलग अधिकार रखते हैं, सेपरेट एंटिटी पहचान रखते हैं। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में अगर कुछ लगाता है, चाहे वो कैश में लगाए या गुड्स लगाए या कोई अपने पर्सनल प्रॉपर्टी लगाता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो बिजनेस उसको अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाता है कि वो उसको वापस करना है। अगर ऑनर भी अगर बिजनेस से कुछ निकालता है, ठीक है, अगर ऑनर भी बिजनेस से अगर कुछ निकालता है जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो बिजनेस उसको एडजस्ट करके चलता है, कैपिटल से लेस करके चलता है। अगर ऑनर बीच में अगर अपने बिजनेस से कुछ भी अगर निकालता रहता है और उसका रिकॉर्ड अगर बिजनेस में हम नहीं करेंगे तो बिजनेस सही प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाएगा। इसलिए हम ऑनर की जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबको हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, ठीक है। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अपने आप में अलग अलग राइट रखते हैं। जो हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं वो ओनर के नहीं, वो बिजनेस के हम करते हैं। बिजनेस के बेस में हम चलते हैं कि बिजनेस ने इतना हमें देना है, बिजनेस ने, और बिजनेस को इतना पैसा मिलेगा। बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, बिजनेस के डेटर बनेंगे, ठीक है, ऑनर के बेस पे लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, सेपरेट राइट रखते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी होती है दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, देखो मनी मेजर कॉन्सेप्ट में हम उन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं जिनको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किया जा सकता है। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते जिनको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉय है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ से हमें हमारे कंपनी को, हमारे बिजनेस को लॉस तो काफी होगा, बट हम उसको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला है इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है उसमें हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। हम अपने बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पीरियड को बेस करके हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। ये सोच के नहीं करते हैं कि हम इसको क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली लेके चलेंगे कि एक साल में हम बंद कर देंगे इसको। हम ये लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक फोर्सेबल चलता रहेगा और चलता रहेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें बिजनेस ये लेके चलता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज कर हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपीज का। अगर हम ये लेके चलते हैं कि बिजनेस एक साल के लिए अगर खोला है तो हम सारा का सारा उसको हम एक 10,000 को एक ही साल से राइट ऑफ कर देंगे, बट हम उसको ये लेके चलते हैं कि वो हमें फ्यूचर में, मान लो सपोज करो हम एस्टिमेट एज्यूम करते हैं कि वो उसकी लाइफ 10 ईयर्स होगी, उसके रिवॉर्ड्स हमें अगले 10 साल तक मिलने वाले हैं, तो सारा हम 10,000 एक साल में राइट ऑफ नहीं करते हैं। अगर वो 10 साल में हमें रिवॉर्ड देने वाला है तो
तो हम उसके खर्चों को भी 10 ईयर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पर ईयर हमें जो एक्सपेंसेस होने वाला है वो, यानी कि जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, वो हर साल 1,000 रुपये लेस होगा, ठीक है। 10,000 रुपीज में से इस साल से हम 1,000 रुपीज को ही लेस करके चलेंगे, जो 9,000 बचा नेक्स्ट ईयर में फिर 1,000 फिर 1,000, वो हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। इस बेस पे हम उनके खर्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके हम आगे राइट अप करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस, हम ये एज्यूम करके चलते हैं उसमें कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट दिखा देते हैं इसको पहले। अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलो, चाहे इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, या तो वो इफेक्ट या तो एसेट्स पे होंगे या लायबिलिटी साइड पे होंगे, या दोनों साइड पे हो सकते हैं। इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। इसके दो साइड होती हैं एसेट्स, और इसको इस इक्वल टू के इस साइड एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। वैसे हम लायबिलिटी के अलावा उसको कैपिटल को अलग, कैपिटल अपने आप में एक अलग हेड रखते हैं, इसको अलग से शो करते हैं, बट आप ये लेके चल सकते हैं कि ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। फॉर एग्जांपल मानो हमने कोई बिल्डिंग परचेज किया, फॉर रुपीज 1 लाख। सपोज करो हमने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी, देखो किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं 1 लाख की, अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो हमारे पास से 1 लाख से हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और मशीनरी आएगी हमारे पास, 1 लाख का हमारे जेब से कैश जाएगा, माइनस हो जाएगा कैश, और 1 लाख से हमारी मशीन प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मान लो हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹10,000, 10,000 रुपये हमने क्रेडिटर्स का अगर पेमेंट करते हैं तो 10,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, और हमारे 10,000 से क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। मैंने आपको भी कहा था पहले कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, या तो एसेट्स में होगा या लायबिलिटी में होगा, या दोनों साइड में हो सकता है। तो देखो पहले वाले ट्रांजैक्शंस में हमने देखा कि इसके एसेट साइड में ही इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे अगर हमने बिल्डिंग खरीदी है तो 1 लाख से कैश माइनस हुआ, कैश डिक्रीज हो जाएगा, और हमने जो बिल्डिंग खरीदी है 1 लाख से हमारी बिल्डिंग 1 लाख से ऐड हो जाएगी, दोनों इफेक्ट एसेट साइड में हो गए। इसी तरह से जब हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया 10,000 का, तो एसेट्स में कैश 10,000 से कैश डिक्रीज हुआ, और लायबिलिटी में भी इसमें इफेक्ट पड़ा है कि क्रेडिटर्स भी हमारे डिक्रीज हुए हैं। तो इसमें एसेट्स में भी और लायबिलिटी में भी इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह से कभी लायबिलिटी साइड में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जिसमें और वो जो इफेक्ट होते हैं वो या तो एसेट साइड में होंगे या लायबिलिटी साइड में होंगे, या दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड इसको हम पीरियडिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है
कि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अकाउंट मेंटेन करने होंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअली हो। बेसिकली हम एनुअली मेंटेन करते हैं, जिसमें यहाँ हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेके चलते हैं, यहाँ हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर में लेके चल सकते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड में अकाउंट मेंटेन करने होंगे, जिससे हमें हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। ठीक है, अगला इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज करो हमने कोई एसेट्स खरीदी, मशीनरी परचेस किया, मशीनरी हमने परचेस किया जिसकी कॉस्ट ₹1 लाख है। उस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन पे हमने मान लो सपोज करो 5000 रुपीज खर्च कर दिए। ठीक है, हमने उसका इंस्टॉलेशन पे खर्च किया, इंस्टॉलेशन पे हमने 3000 रुपीज खर्च कर दिया। या अगर हमने उसका इंश्योरेंस करवाया तो उसके इंश्योरेंस पे सपोज करो हमने 2000 रुपये खर्च कर दिए, तो कुल मिला के 5×10 यानी कि टोटल हमें वो कितने की पड़ गई। मशीन हमने परचेज तो किया था, हमने मशीन को परचेज किया था, हमें खरीदी थी हमने उसको 1 लाख की, बट हमें वो पड़ी कितने की, पड़ी हमें वो 1,10,000 की। तो हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि उसकी खरीद हमें चाहे 1 लाख की पड़ी हो, मगर हम किसको लेके चलेंगे, जितने की वो हमें पड़ी है। ठीक है, या हम उसको इस टाइप से लेके भी चल सकते हैं कि सपोज करो कि कोई फर्नीचर है, तो इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि फर्नीचर मान लो हमने फर्नीचर 10,000 रुपीज का परचेज किया 2015 में। ठीक है, और हम ये लेके चलते हैं कि सपोज करो वो 10 ईयर तक उसका रिवॉर्ड लेने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उसका अनुमान लगाया कि एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 10 ईयर्स है, उस हिसाब से हर साल उसका 1,000 रुपये खर्च हुआ। ठीक है, सपोज करो अगर 2015 में हमने उसको परचेज किया था, 2015 में परचेज किया था 10,000 का, तो उस साल हम उसका 1,000 रुपीज लेस करके चलेंगे। फिर जो 9,000 बचा नेक्स्ट ईयर में फिर हम उसका फिर से 1,000 रुपीज लेस करके चलेंगे, फिर 8,000 बच जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ईयर में 8,000 में से 1,000 फिर लेस करके चलेंगे। इस तरह से हम 10 साल तक राइट ऑफ करके चलेंगे। ठीक है, तो फिर ये 7,000 बचा। सपोज करो अगर जो संपत्ति हमने उस टाइम पे 10,000 की खरीदी, फर्नीचर हमने 10,000 का खरीदा था, उसकी मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू है, उसकी मार्केट में कीमत उसकी मान लो सपोज करो 15,000 हो गया। ठीक है, बट कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम कॉस्ट को लेकर नीचे हम मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करते उसको, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके चलते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट ये जो 7,000 है हम इसको लेके चलेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू को। और ये जो 7,000 की कॉस्ट है ये उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि संपत्तियों का लेखा लागत मूल्य पर किया जाता है, मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार मूल्य में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम रेवेन्यू मान ली जाएगी, या जिस वक्त ऑनरशिप ट्रांसफर होती है उसी टाइम पे हम रेवेन्यू को मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने जनवरी में मान लो कोई फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट
फिक्स्ड एसेट कुछ भी हो सकती है, फर्नीचर, मशीन, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमने जनवरी में फिक्स्ड एसेट सोल्ड किया, ऑन क्रेडिट उधार बेचा हमने, और उसका जो अमाउंट रिसीव हुआ वो अगर हमें मार्च में रिसीव होता है, उसका अमाउंट रिसीव हुआ हमें मार्च में, तो जिस टाइम पे उसका ट्रांजैक्शन हुआ, जिस टाइम पे हमने उसको बेचा, उसको उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट कब जब रिसीव हो वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, कि अमाउंट कभी भी रिसीव हो उसकी, जिस टाइम पे हमने ट्रांजैक्शन कर दिया या जिस टाइम पे उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसको उसी वक्त उसकी रेवेन्यू मान ली जाएगी, ठीक है, अमाउंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकग्निशन क्या कहता है कि जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन होता है या जिस टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, उसी टाइम पे रेवेन्यू मान ली जाती है, अमाउंट उसका चाहे रिसीव हुआ हो या ना। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे कहता है कि एक्सपेंसेस या कॉस्ट बोल सकते हैं उसको, जो भी खर्चे जो कॉस्ट बनती है, तो एक्सपेंसेस या कॉस्ट को हमें रेवेन्यू से मैच करना होता है, देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस पीरियड में रेवेन्यू हुई है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्च हुए हैं उनको रेवेन्यू और उस खर्चे को मैच करना होता है, यानी कि उस रेवेन्यू से उस जिस पीरियड में वो रेवेन्यू अर्न किया है उस पीरियड के ही खर्चे डिडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। हम इस टाइप से समझ सकते हैं। सपोज करो हमने टोटल यूनिट्स आउटपुट किया, मतलब टोटल हमने 1000 यूनिट्स बनाए जिसकी लागत 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 10,000 आई। सपोज करो अगर हमने उसको उसमें से हमने 800 यूनिट्स हमें 12 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 9,600 बैठ रहा है, इतने के हमने उसको सोल्ड कर दिया, हमने आउटपुट किए थे, इतने हमने प्रोड्यूस किए, मान लो बनाया हमने 1000 तक, अगर हमने सोल्ड किया 800 यूनिट्स, है ना, लागत उनकी आई थी 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई हमारी 10,000, और बेचे हमने 800 यूनिट्स हैं 12 पर यूनिट के हिसाब से, उनकी कीमत हो गई, उनकी प्राइस हो गई 9,600। अगर हम देखें तो इनका हमने बेचे 9,600 में, लागत उसकी 10,000 है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका हमें लॉस हो गया 400 रुपये का, ठीक है, क्योंकि 10,000 की लागत थी, हमने 9,600 का बेच दिया तो हमें 400 का लॉस हो गया। हम इसलिए सो नहीं करते इस टाइप से, क्योंकि यूनिट हमने सिर्फ अभी 800 बेचे हैं, जबकि यूनिट्स टोटल वो जो कॉस्ट है 10,000 वो 1000 यूनिट की कॉस्ट है, और ये जो सेलिंग प्राइस है वो 800 यूनिट्स का है। हमें जितने यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं हमें कॉस्ट भी उतने की शो करनी पड़ेगी, तो हम उसको इस टाइप से दिखाएंगे कि 800 यूनिट्स हमने 12 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सोल्ड किया, यानी कि 9,600 का ये हमने सोल्ड किया इतने का, जिसमें से 800 यूनिट्स की ही हमें कॉस्ट लेनी होगी, जो कि 10 रुपए के हिसाब से 8,000 हुई, ये उसकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा 1,600 आया इसका प्रॉफिट, तो ये भी 800 यूनिट्स का होगा। हमने अगर 800 यूनिट्स सोल्ड किए हैं तो 800 यूनिट्स की कॉस्ट शो करेंगे, 800 यूनिट्स की सेलिंग होगी, तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी 800 यूनिट्स का ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें जो हम इनकम कमा रहे हैं, जो रेवेन्यू हुई है, जिस पीरियड में रेवेन्यू हुआ है उस पीरियड के ही उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्च किए गए हैं उसी पीरियड में वही खर्चे उससे डिडक्ट किए जाते हैं। उन खर्चों को हमें उस एक्सपेंसेस को उस रेवेन्यू से मैच करना होता है, इसलिए इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है देखो नेक्स्ट है इसमें फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट।
फ्री डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब कंप्लीटली सारी हमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, फुल उनके साथ उनको फुली डिस्क्लोज करना होगा। हम उसको इस टाइप से समझ सकते हैं। सपोज करो हम जैसे ट्रांजेक्शन से पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री के बाद हम जर्नल से हम लेजर क्रिएट करते हैं, फिर लेजर के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट या बैलेंस शीट से होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब ये सबसे मिलकर बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो जो हमारे ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट या बैलेंस शीट है, ठीक है, इनकी जो भी इनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, उसको हमें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। देखो जनरली जब ट्रांजेक्शन हम जनरली क्रिएट करते हैं, तो जनरली से लेजर बनाते हैं, लेजर से फाइनेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट में ये सारी चीजें होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। तो इनमें जितने भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो इनकी सारी जो अकाउंटिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देनी होती है, और जिनसे उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके या उनका जो भी डिसीजन उनको प्रभावित हो सकता है, या जिनको भी इफेक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से, उनको हमें उनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। और ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते कौन है, जैसे इनको बोल सकते हैं जैसे स्टेक होल्डर्स, या कोई क्रेडिटर्स हो गया, या ओनर्स हो सकते हैं, ठीक है, या सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब स्टेक होल्डर्स वो सब जिन पे कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इफेक्ट अगर पड़ रहा है, तो सब हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, तो उनके नीचे हमें जैसे जितने भी हमारे फुटनोट होते हैं, फुटनोट हमें उसमें बताया था, वो सारे हमें अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें सारा उनके सामने रखना होता है, ठीक है, फुली डिस्क्लोज करना होता है, जिससे उनके जो डिसीजंस हैं वो प्रभावित हो रही है, जो लोग भी उससे इफेक्ट होते हैं उनको हमें वो सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने रखनी पड़ती है, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो अपने यूजर्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें ट्रांजैक्शंस या लेन देन उस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करने चाहिए जिसपे वो एक्चुअल में हो रहे होते हैं, ठीक है। भले ही उस ट्रांजैक्शंस या लेन देन के लिए हमें अमाउंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो, ठीक है। उसको हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं। मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जनवरी में हमने कोई खर्च किया, ठीक है, और जनवरी में हमने खर्च तो हो गए, एक्सपेंसेस हो चुके हैं, बट उसके पेमेंट हमने अभी नहीं किया, उसके पेमेंट हम बाद में मान लो सपोज करो मार्च में करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वो खर्च कर दिया है, बट उसका पेमेंट हमने अभी नहीं किया है, यहाँ पे तो वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। बट उसका पेमेंट अगर हमने उसको खर्चे का पेमेंट किया हमने मार्च में, तो खर्चा जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो जनवरी में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि
मार्च में जब हमने भुगतान किया, ठीक है। एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस टाइम पे जो खर्चा हो रहा है उस टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए, भले ही उसके लिए पेमेंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो, या हमने पेमेंट किया हो या ना किया हो। तो पेमेंट हमने मार्च में किया, बट हमने वो खर्चा जनवरी में किया था तो जनवरी में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो एक प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में मान लो सपोज करो हमने कोई मान लो जून में हमने जुलाई का पेमेंट भी हमने जून में ही कर दिया। कोई खर्चा मान लो रेंट पेड करना था, जुलाई का रेंट हमने जून में, जून का तो किया गया बट हमने जुलाई का रेंट भी हमने जून में ही पेड कर दिया। तो जुलाई जब आएगा तो रियल में उसका ड्यू जब बनेगा वो जुलाई में होगा, भले से हमने उसका पेमेंट हमने जून में कर दिया, बट वो खर्चा जो रेंट ड्यू बनेगा मान लो 10 तारीख को, हर महीने 10 तारीख को पेमेंट होता है रेंट का, 10 जून का जो रेंट बनता था वो हमने दिया, बट जो 10 जुलाई को पेमेंट होना था वो भी हमने 10 जून में पेमेंट कर दिया। तो ये हमने प्रीपेड, इसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, हमने अगले महीने का भी इसी महीने पेमेंट कर दिया, बट रियल में वो ड्यू कब होगा, जुलाई में। तो जिस दिन वो जुलाई में ड्यू होगा वो खर्चा जुलाई का है तो जुलाई में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि जून में, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम मैंने पहले बताया था कि इनकम ऑन बट नॉट रिसीव्ड, कि कमा लिया बट मिला नहीं है। मान लो हमने कोई इनकम कमाई, हमने किसी के यहाँ सर्विस दिया, हमने सर्विस ड्यू हुई थी हमारी मई में, और उसका पेमेंट हमें बाद में जाके जुलाई में अगर उसकी अमाउंट हमें रिसीव होती है, ठीक है, अगर हमें उसकी अमाउंट जुलाई में रिसीव हुई बट हमने वो सर्विस दी थी मई में, तो इसमें पैसा हमें बाद में मिल रहा है, अभी नहीं मिला, मगर हमने जब ड्यू हुई है हमारी सर्विसेज वो खर्चा मई में रिकॉर्ड किया जाएगा जुलाई में, ठीक है। इसी तरह से जैसे अनएक्टिव इनकम है, अनएक्टिव इनकम मतलब हमने मान लो सपोज करो कि फरवरी में एडवांस में हमें किसी से कुछ पैसा रिसीव हुआ, किसी काम के लिए एडवांस रिसीव हो चुका है हमें पैसा, कि भाई ये हमें सर्विस देनी है उस बात के लिए, तो हमें पैसा एडवांस में फरवरी में रिसीव हो चुका है, बट बाद में अगर हमने उस काम को मार्च में, अगर उस काम को वो सर्विस हमने जो दी वो मार्च में दी हमने सर्विस, हमें पैसा मिला था एडवांस में रिसीव हुआ था फरवरी में, बट भले से हमें पैसा फरवरी में मिला है बट हमने जो सर्विस दी है ड्यू बनता है मार्च में, यानी कि वो सर्विस, वो इनकम हमारी मार्च की इनकम कहलाएगी, क्योंकि हमने सर्विस मार्च में पेड की है, मार्च में दी है, ठीक है। भले से हमें एडवांस हमें फरवरी में मिल चुका था बट वो सर्विस कब की है, वो इनकम कब की कहलाएगी, वो हमारी इनकम मार्च की कहलाएगी, तो उसको मार्च में रिकॉर्ड करेंगे ना कि फरवरी में, ठीक है। देख सकते हैं। तो अगला है मटेरियल की कॉन्सेप्ट। मटेरियल की कॉन्सेप्ट, देखो मटेरियल की कॉन्सेप्ट, मटेरियल से पता चलता है कि मटेरियल होना चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन मटेरियल से मतलब रेलिवेंट से मतलब है, मतलब जरूरी, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जो जरूरी है, और जो ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं होता उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। या ऐसे ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड भी करने तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करते हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा बिजनेस है जिसकी इनकम थाउजेंड्स में होती है और एक बिजनेस है जिसकी इनकम करोड़ों या अरबों में हो रही है, ठीक है, तो जिसकी इनकम थाउजेंड्स में हो रही है उसके लिए अगर 100 रुपीज का कोई ट्रांजेक्शन है तो वो जरूरी होगा, मायने रखता है, ठीक है। बट जिसकी इनकम करोड़ों में और अरबों में हो रही है उसके लिए 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो नहीं भी लिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने चाहिए जो जरूरी है, रेलिवेंट है, बट टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
ऑब्जेक्टिविटी, एविडेंस कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कॉन्सेप्ट। देखो इसके नाम से पता चलता है, ऑब्जेक्टिविटी से मतलब होता है शुद्ध या प्योर, ठीक है। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑब्जेक्टिविटी मैनर में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर में होने चाहिए, यानी कि प्योरिटी होनी चाहिए उनके अंदर। और वो कब होगा, जब उनके पीछे पुख्ता एविडेंस रखे जाएंगे, जैसे कि बिल हो गया या इनवाइस हो गया या रिसिप्ट हो गया या पेइंग स्लिप हो गया या एग्रीमेंट हो गया, इस टाइप की चीजें। अगर उसके लिए मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है कि हर बात के लिए, हर ट्रांजेक्शन के पीछे उनके लिए एविडेंस, बतौर एविडेंस उनके पीछे उनकी बिल होना चाहिए, बिल हो या इनवाइस हो या रिसीप्ट हो या पेइंग स्लिप हो या कोई एग्रीमेंट हो, इस टाइप की चीजें रखी जानी चाहिए। मान लो अगर हमने कोई मशीन अगर सोल्ड की है, तो उसको जब सोल्ड किया तो उसका हमने ट्रांजेक्शन किया, रिकॉर्ड किया, तो उसके साथ में हमें उनके एविडेंस के बतौर उसका रिसीप्ट हो, जिससे पता चल सके कि हाँ भाई हमने कितने का खरीदा, कहाँ पे से खरीदा, ठीक है। तो क्या है ऑब्जेक्टिवली एविडेंस कॉन्सेप्ट, क्या कहता है कि हमारे ट्रांजैक्शंस ऑब्जेक्टिव मैनर में होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और जिनके पीछे अगर उनके एविडेंस लगे होंगे तो उनकी प्योरिटी का पता चल सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टेस्ट में प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रूडेंस या इसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहा जाता है। देखो इसको हम समझदारी का सिद्धांत भी बोलते हैं, समझदारी का सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें जितने भी हमारे फ्यूचर में अगर लॉसेस होने वाले हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। उनके लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। बट अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि हमारे कोई एस्टिमेटेड अगर लगता है, अनुमान लगाते हैं कि इतने का प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको बेस नहीं किया जाता, क्योंकि जब हो गए तब उनको देखा जाता है। बट अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए हम अभी से उनके लिए प्रोविजन करते हैं, ठीक है। इसको इस टाइप से समझ सकते हैं, एंटिसिपेट no profit but provide for all possible losses, ठीक है। देखो ये बोला गया कि अगर फ्यूचर में हमें अनुमान लगाते हैं कि शायद इतने का हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो हम उसको बेस करके नहीं चलते हैं कि जब होगा तब हम देखी जाएगी, ठीक है। अभी से उसकी खुशी जाहिर नहीं करनी है, ठीक है। बट अगर वो बोल रहा है कि प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, अगर हमें लगता है कि कोई लॉस पॉसिबल है फ्यूचर में, कि लॉस होने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से ही कोई प्रोविजन क्रिएट करके चलेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, क्रिएट प्रोविजन for doubtful debts, for discount on debtors, for tax। मतलब हम प्रोविजन, अगर मान लो हमें कोई पैसा अगर हमारा फ्यूचर में अगर लगता है कि डूब सकता है, तो उसके लिए हम प्रोविजन कर लेंगे पहले से, ठीक है। अगर हमें लगता है कि अगर हम डेटर्स को फ्यूचर में कोई डिस्काउंट देने वाले हैं, ठीक है, जिनसे हमें पैसा मिलना है, अगर उनको हम डिस्काउंट देने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो जो लॉस होने वाले हैं उनके लिए हम पहले से प्रोविजन करके चलते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई इनकम टैक्स पेड करना है, तो उस टैक्स के लिए पहले से हम प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। ये लॉसेस हैं जो इनका हम फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उनके लिए हम पहले से अरेंजमेंट करके रखते हैं या प्रोविजन बना के रखते हैं। बट जो फ्यूचर में प्रॉफिट है, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि बट इग्नोर दी
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों को हमने पैसा देना होता है। अगर क्रेडिटर जिन लोगों को हमने पैसा पेड करना है, अगर वो लोग अगर हमें डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे प्रॉफिट होगा। अभी हमने कहा था कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट को बेस करके नहीं चलना। अगर क्रेडिटर हमें कोई डिस्काउंट अगर देते हैं तो वो हमारे बेनिफिट होगा। जिस दिन अगर देंगे उस दिन रिकॉर्ड करेंगे उसको। अभी से उसका कोई हमें कोई खुशी जाहिर नहीं करनी है, ठीक है। बट जितने भी अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में अगर हमें लॉस होने वाले हैं उनके लिए हम पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिव्स में कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि उसको हम समझदारी का सिद्धांत कहते हैं कि हमें जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनको उनके लिए पहले से ही हमें एडजस्टमेंट करके रखने पड़ेंगे, प्रोविजंस क्रिएट करके रखने पड़ेंगे। बट अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम बेस करके नहीं चलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट देखो, कंसिस्टेंसी से पता चलता है कि कंसिस्टेंसी मतलब एक तरीके से चलते रहना। कंसिस्टेंसी से मतलब है एक तरीके से चलते रहना, ठीक है। कंसिस्टेंसी से मतलब है एक तरीके से चलते रहना। देखो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपनी पॉलिसियों को चेंज करने से बचना चाहिए। अगर हम अपनी पॉलिसी अगर चेंज कर रहे हैं तो हमें अपने यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना होगा कि हमने क्यों चेंज किया, किसने चेंज किया, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें एक ही अपनी जितने भी मेथड्स होते हैं और पॉलिसीज होती हैं उनको हमें चेंज करने से बचना चाहिए। हमें बार बार उसी पॉलिसी को यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बार बार उसी पॉलिसी को चेंज यूज करेंगे तो हमें अपने कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने में, कंपेयर करने में आसानी होती है। देखो, एक डेफिनेशन का चैप्टर है, उसमें मेथड्स होते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या एनपी मेथड है। अगर मान लो हम एक आध साल हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, फिर दूसरे साल अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं, ठीक है, या एनपी मेथड यूज करते हैं, तो अलग अलग मेथड यूज होने में हम उनके प्रॉफिट लॉस को, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट तरीके से हम ढंग से शो आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, अगर इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हुआ है और नेक्स्ट ईयर में भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हुआ है, तो हम उनके फाइनेंशियल पोजीशंस को, अपने बिजनेस के अप डाउन्स को अच्छे से शो आउट कर सकते हैं, ठीक है। उन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने मेथड्स और पॉलिसीज को चेंज करने से बचना चाहिए। और किसी वजह से अगर चेंज करना ही पड़े तो हमें फाइनेंशियल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना होगा कि क्यों चेंज किया, किसने चेंज किया, ठीक है। अगला देखो, एक है इसमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसी में आता है और इसको अलग से दिखाया जाता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो टाइप का होता है। एक है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो कैश बेसिस में क्या होता है, हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हुआ है, कि अगर हमने किसको कैश पेड किया है या कैश रिसीव हुआ है, सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं। इसमें क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नगद भुगतान जितने किए होंगे या नगद जितनी भी हमारी रिसीव्स होंगी, हम कैश बेसिस में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और अदरवाइज नहीं करते हैं। बट एक्रूअल बेसिस में क्या करते हैं, हम कैश ट्रांजेक्शन्स को भी, जो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स हो गए उनको भी रिकॉर्ड करते हैं और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। हम कैश बेसिस पे इसलिए नहीं चलते, हम ज्यादातर हम जो ट्रांजेक्शन, हम बिजनेस जो मेंटेन करते हैं अकाउंट्स, वो हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम सारे ट्रांजेक्शन्स कैश बेस पे चलेंगे तो ना तो हमारे पास डेटर्स होंगे ना क्रेडिटर्स होंगे, क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारे उधार
क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स करने पे बनते हैं, ठीक है। अगर हम क्रेडिट परचेज या सेल्स करेंगे ही नहीं तो हमारे पास ना तो डेटर्स होंगे ना क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। तो हम ज्यादातर एक्टिवल बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। उसमें हम कैश ट्रांजेक्शंस भी करते हैं, जो नगद ट्रांजेक्शन है, नगद लेन देन जो होते हैं वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं, और उधार भी हम जितने भी हमारे उधार ट्रांजेक्शन होंगे उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो मोड है इसके, कैश बेसिस और एक्टिवल बेसिस, बट हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो एक्टिवल बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।